बेटियों के जन्म पे हम खुशी मनाते हैं। बेटियां घर की रौनक होती हैं। उनके तन्ने पाँव घर की रौनक बढ़ाते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि विदाई के 5 महीनों बाद अगर कोई बेटी बेजान जिस्म बनकर वापस आती है तो क्या बीतती है। देश के प्रतिष्ठित परिवारों के घर आंगन के अंदर सिमटी हुई जिंदगी की कहानी क्या है। आज बेटी त्रिशा शर्मा, जो मॉडल, अभिनेत्री, MBA और सेल्फ डिपेंडेंट थी, उन्होंने और उनके जाने की घटना ने देश के रसूखदार परिवार और समाज के खोखलेपन को उजागर कर दिया। उनका लास्ट मैसेज, आई एम ट्रैप्ड ब्रो, आज भारत की हर बेटियों की चेतावनी है। आज क्या 21वीं सदी में भारत बदला है? ये सवाल गूंज रहा है। द डार्क ट्रूथ सुनने के लिए तैयार रहिए कि भारत के इस 21वीं सदी की सच्चाई क्या है, पुरुष मानसिकता की सच्चाई क्या है। तैयार रहें हमारे इस नए वीडियो के लिए। 12 मई 2026 को दिशा की लाश मिलती है। शादी के महज 5 महीने हुए थे। शादी के 5 महीनों बाद त्रिशा के साथ ऐसा क्यों हो गया? त्रिशा की हत्या हुई, त्रिशा की आत्महत्या हो कि आखिर क्या है माजरा? हम जानते हैं कड़ी दर कड़ी। त्रिशा भारत के उस महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो सेल्फ डिपेंडेंट है। त्रिशा MBA मॉडल, अभिनेत्री हैं और भारत के एक सेल्फ डिपेंडेंट महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं जो क्षमतावान, अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना जानती है, जिनके पास कौशल है, बोलने की क्षमता है। पर ये कौशल, ये सच्चाई हर जगह काम नहीं करती है। त्रिशा की शादी महज 5 महीनों पहले समर्थ सिंह से होती है। समर्थ सिंह एक क्राइम एडवोकेट है, क्रिमिनल एडवोकेट हैं। समर्थ सिंह की माँ गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं। एक हाई प्रोफाइल मैरिज होती है और जैमुनन आमूनन शादियों में जिस तरह का डिमांड होता है हम जानते हैं। ये सो कॉज इलीट क्लास जो है उनमें एक स्टेटस सिंबल बन गया है डॉरी लेना। त्रिशा से भी 2 लाख रुपये और 20 लाख के शेयर्स ट्रांसफर करने की डिमांड किए जाते हैं, जैसा कि त्रिशा के परिवार वालों का कहना है। और त्रिशा ने मरने से पहले भी अपनी मां को महज 15 मिनट पहले भी डॉरी और दबाव और तनाव की बातें कही थी। त्रिशा का अबॉर्शन करा दिया गया था और त्रिशा पे बहुत तरह के मानसिक प्रताड़ना के प्रयास किए जाते थे। त्रिशा ने स्पष्ट कर दिया था कि अब वो नहीं रह पाएंगे। 18 तारीख को त्रिशा का टिकट बना हुआ था। त्रिशा लौट के अपने घर नोएडा जाने वाली थी। ये प्रताड़ना वो नहीं झेल पाती, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी का अंत हो गया। त्रिशा की मृत्यु के बाद ये संदेहास्पद क्यों है, ये जानना बेहद जरूरी है। त्रिशा की मृत्यु के बाद त्रिशा के ससुराल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। उसको हॉस्पिटल ले जाने में काफी देरी हुई। जो एम्स उसके घर से मिनटों की दूरी पर था, वहां ले जाने में उसे घंटों लग गए। त्रिशा की मां एक रसूखदार महिला थी और उसकी बहन जो थी, गिरिबाला सिंह की बहन, एम्स में एक अच्छी सीनियर डॉक्टर है। एम्स में जब गिरिबाला जी गई वहां पे और इसका जब पोस्टमार्टम त्रिशा का स्टार्ट हुआ तो पोस्टमार्टम तो हुआ, लेकिन वो एविडेंस वहां नहीं रखे गए जिनमें बेल्ट और इसमें फांसी लगा के देने की बात कही गई। पुलिस ने FIR दर्ज करने में आनाकानी की। त्रिशा के घर वालों ने जब मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्यमंत्री आवास और जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तब सरकार की आंखें खुली। सरकार ने CBI जांच की मांग की। मामला की गंभीरता को देखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने भी मामले को CBI जांच के लिए लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए खुद से मामले को संधान करने का और मामले को सुनवाई करने का फैसला लिया, क्योंकि जुडिशरी का किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो, जुडिशरी पे कोई सवाल नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया। त्रिशा के परिवार वालों का कहना है कि त्रिशा पे मानसिक प्रताड़ित किया गया है। त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह का कहना है कि त्रिशा मानसिक रूप से बीमार थी। आखिर गिरिबाला को एंटीसिपेटरी बेल केस फाइल होती ही कैसे मिल गई? ये तो चिंता की बात है। जब CBI और एम्स की टीम ने सेकेंड पोस्टमार्टम किया तो उस पर 5 चोट के निशान पाए गए।
ये गंभीर सवाल है। आखिर ट्विशा की सास गिरिवाला को ट्विशा के कैरेक्टर एसिनेशन करके क्या मिला? वो बहुत ही चालाक और चतुर महिला है। वो जानती हैं कि कैसे केस को मोल्ड किया जाता है। लेकिन सीबीआई जांच में उम्मीद है परत दर परत खुलासा होगा। अगर सब कुछ सही था तो समर्थ को 10,000 इनामी घोषित क्यों किया गया? समर्थ को भागकर क्यों छूटना पड़ गया? और पुलिस और सीबीआई की दबिश के बाद 10,000 का इनाम घोषित होने के बाद उसे आके वापस सरेंडर करना पड़ा। ट्विशा की कहानी सिर्फ ट्विशा की कहानी नहीं है। ट्विशा भारत की करोड़ों बेटियों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में आज 48% जनसंख्या जो है वो महिलाओं की जनसंख्या है। हम आधी शक्ति की बात कहते हैं। 60 से 70 करोड़ महिलाएं भारत में हैं। क्या आपको पता है कि हर दिन 16 महिलाएं डाउरी और उसके दबाव की वजह से आत्महत्या कर रही हैं? क्या आपको पता है कि सोने के 8 घंटे अगर हम माइनस कर दें तो हर घंटे में एक बेटी की हत्या हो रही है? हर दिन लाखों केस दर्ज होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि समाजशास्त्रियों के डाटा के मुताबिक सिर्फ 10% केसेस सामने आ पाते हैं। सिर्फ 90% जो केसेस है वो सामाजिक दबाव, प्रतिष्ठा, परिवार और सामंजस्य के वजह से दब जाते हैं। एलिट परिवार में स्टेटस सिंबल के नाम पर फ्लैट्स मांगे जाते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट मांगा जाता है, पैसे मांगे जाते हैं और इसे स्टेटस नर्चर कहा जाता है। ये सिर्फ ट्विशा की कहानी नहीं है। ये भारत की करोड़ों बेटियों की कहानी है जिनकी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गूंज पाती है, जिनकी आवाज़ सीबीआई तक नहीं पहुंच पाती है और जिनकी आवाज़ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं होता है। ये भारत के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है। NHRC के आंकड़ों को हम देखेंगे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नेशनल महिला ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब आंकड़े ये बता रहे हैं कि भारत में महिलाओं की 21वीं सदी में भी स्थिति अच्छी नहीं है। हम जब भारत में नारी वंदना की बात करते हैं, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, डायल नंबर की बात करते हैं और महिलाओं को फ्री वीज देने जैसी सुविधाएं और महिला सम्मान योजना की बात करते हैं, उस परिस्थितियों में जवाब दे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कि समाज की स्थिति क्यों है ऐसी? इतना रसूखदार समाज, पढ़ा लिखा समाज भी इतना खोखला क्यों है? इसका मतलब है शिक्षा से मानसिकता का विकास नहीं हो सकता। ट्विशा एक बेंचमार्क है और सरकार और समाज ये सुन ले कि यह एक मैसेज है, ये एक अलार्मिंग मैसेज है कि ट्विशा का जीवन सिर्फ नहीं गया, ऐसे लाखों बेटियों का जीवन जा रहा है जिसको इंसाफ नहीं मिल पाता है, जिसको उसका हक नहीं मिल पाता है। ट्विशा की कहानी को परत दर परत खुलासा होते नए नए रोज तथ्य सामने आ रहे हैं। ट्विशा पे मानसिक दबाव, ट्विशा का अबॉर्शन कराया जाना, ट्विशा से पैसे का डिमांड करना, केस को मोल्ड करने की कोशिश करना, ट्विशा का कैरेक्टराइजेशन करना, ऐसे तमाम पहलू हैं जो गंभीर चिंता का सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज भारत के हर घर से ट्विशा के लिए इंसाफ की आवाज़ आ रही है। हम ट्विशा को इंसाफ दिला पाएंगे, ये गंभीर मसला है, पर उम्मीद है कि एक निष्पक्ष जांच होगी और ट्विशा के हत्यारों को, ट्विशा के हत्या के कारणों को जानने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। सीबीआई इस केस का खुलासा करेगी और सुप्रीम कोर्ट और समाजशास्त्री और प्रधानमंत्री ऐसा कोशिश करेंगे कि समाज की हर बच्ची को इंसाफ मिल पाए। नहीं तो नारी वंदन अधिनियम का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप इंसाफ नहीं दिला पाते। आप सामाजिक संस्कृति और मानसिक संस्कृति को परिमार्जित नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब कुछ फेल है। आज जो जितना बड़ा ऑफिसर बन रहा है वो उतने पैसों का डिमांड कर रहा है। मेरे एक दोस्त के भाई तमिलनाडु कैडर के IAS है, उन्होंने भी एलीट क्लास में शादी की और उनको भी फॉर्च्यूनर ये सब गिफ्ट मिले। वो ये बताता है कि आप IAS बने
चाहे बड़े इंजीनियर बने या बिजनेसमैन बने, आपकी मेंटालिटी का परिमार्जन नहीं हो सकता। आज बड़े ऑफिसर बनने का मतलब है कि आपको करोड़ों की दहेज मिले, और परिवार और लड़की के माता पिता भी ऐसे ही लोगों को वरीयता देते हैं जिसका फ्यूचर सुनिश्चित हो। बच्चियों को कॉम्प्रोमाइज करके रहना पड़ रहा है, समझौता करना पड़ रहा है, वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। शायद इसलिए सॉलिसिटर जनरल को यह कहना पड़ा कि इससे तो अच्छा है कि बेटी का डाइवोर्स हो जाए और बेटी घर पे रहे। मृत्यु के मुख में जाने से तो अच्छा है कि बेटी घर आ जाए और सारा जीवन घर पे ही रहे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरी में मेंशन किया है। ये गंभीर मसला है कि सॉलिसिटर जनरल को ये बात कहना पड़ रहा है। ये गंभीर चुनौती है हमारे सामने, आपके सामने और समाज के सामने। ये देखा जाए, फिर से सोचा जाए कि हम 21वीं सदी में एक ऐसा भारत चाहते हैं। क्या हम यही भारत चाहते हैं जहां बच्ची की करुणा की गूंज हो? क्या हम कैसा भारत चाहते हैं? क्या ये नेहरू और गांधी का भारत है? डाउरी एक्ट में साफ कहा गया है कि कोई महिला अगर शादी के 7 सालों के अंदर संदिग्ध अवस्था में मृत पाई जाती है और दहेज उत्पीड़न का उसके आखिरी वक्त पे किसी तरह का मामला आता है, तो दहेज उत्पीड़न एक्ट के केस में, डाउरी एक्ट के केस में, 1968 के केस में यह माना जाएगा। सरकारी योजनाओं और जमीनी हकीकत का आकलन करें तो सच में हमारा सर शर्म से झुक जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से देश में हर साल 6000 महिलाएं दहेज के कारण अपनी जान दे रही हैं, यानी हर दिन कम से कम 16 महिलाओं का दहेज के कारण हत्या हो रहा है। अगर हम तथ्यों पे बात करें तो 32% घरेलू महिलाएं पति और परिवार के सदस्यों की हिंसा का शिकार होती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से 32% महिलाएं यौन हिंसा या किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि जो 10% ही, कुल आंकड़ों में सिर्फ 10% ही आंकड़े को FIR हो पाता है और पब्लिश हो पाता है। शेष 90% जो आंकड़े हैं वो शर्म के कारण, एलिट क्लास की सभ्यता के कारण और ऐसे बहुत सारे सोशल बैरियर, स्टिग्मा के कारण वो सामने नहीं आ पाते हैं और वो फ्रंट पे केस दर्ज नहीं होता, जबकि सच्चाई और आंकड़े इसके और भी भयावह स्थिति है। ये 21वीं सदी का भारत है। आज नारी वंदन योजना लागू होने की बात हो रही है, तो देश के प्रधानमंत्री और सारे मुख्यमंत्रियों को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर यह सामाजिक स्थिति क्यों है, ये मानसिक विकृति क्यों है। आप शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, समरसता को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या यही समरसता और सामाजिकता की बढ़ावा की बात है? आप क्यों नहीं कड़े कानून ला रहे हैं? क्यों नहीं सामाजिक जागृति पैदा कर रहे हैं? ऐसे लोगों को क्यों नहीं सरकारी नौकरी में आने से रोक रहे हैं और लीगल प्रोफेशन में आने से रोक रहे हैं जो दहेज प्रथा के समर्थक हैं? लोग शुरू से ही अपने आप को एक एलिट क्लास में जोड़ने की बात करते हैं, वो भी दहेज के पैसे लेकर। लेकिन ये चेतावनी के बाद भी लोग जागरूक इसलिए नहीं हो रहे हैं कि उसमें मिनिमम 7 साल की सजा है और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। समाज कोई लेसन नहीं दे पा रहा है। समाज में अमीरी गरीबी की खाई इतनी बढ़ गई है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। पहले यह कहा जाता था कि डाउरी जो है गरीबों का मसला है, छोटे लोगों की सोच है, पर टिशा शर्मा के केस ने यह साबित कर दिया है कि यह गरीबों का मसला नहीं, ये पूरे समाज का मसला है। बड़े लोगों के समाज तो और खोखले हैं, गरीब लोग तो समझौता करके जीवन जीने को मजबूर है क्योंकि उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि कोर्ट तक जा सके, वो FIR दर्ज करा सके। हमें कुछ ऐसे संधान की आवश्यकता है, ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इन दहेज विरोधियों पर कड़ा प्रहार करें। एक स्लैश टैग अभियान चलाने की आवश्यकता है जो इन दहेज लोपियों को, दहेज विरोधियों का सामाजिक बहिष्कार करे। जो खुद भिखारी हैं, जो पैसे मांगते हैं, वो क्या किसी के लिए टेक केयर कर सकेंगे? जो आपसे दहेज मांगे उसका विरोध कीजिए। समाज को जितने कम से कम पैसों में सामाजिक शादी का अनुबंध हो सके, सामाजिक विवाह कराया जा सके, वैसे कराने का प्रयास करें। ये कोई एक धर्म जाति का मसला नहीं है, ये हर धर्म में ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मसले पर सामाजिक जागृति पैदा करें, बनाएं, सोचें और जागें। हम अगले अंक में इस पर नज़र बनाए हुए रखेंगे कि टिशा शर्मा की केस जो है किस दिशा में जा रही है।
पर आज का मूल मकसद यही था कि ट्विशा शर्मा भारत के 70 करोड़ बेटियों का प्रतिनिधित्व करे, भारत के हर माता पिता की बेटी का प्रतिनिधित्व कर रही है, भारत की हर बहन का ट्विशा शर्मा प्रतिनिधित्व कर रही है। उसके इंसाफ की लड़ाई में हम सब साथ दें और ऐसे हर समाज की बेटी बहुओं और बहनों का साथ दें जो गंभीर अवस्था में हैं, जो खुद से लड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए वकील मुहैया कराएं, उनका साथ दें, उनको उनकी आवाज़ बने, उनके हक की लड़ाई लड़ें। उम्मीद है कि हम इंसाफ दिला पाएंगे अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, और हम ये संकल्प लें कि हम ये डायरी कभी नहीं लेंगे और डायरी का हर संभव विरोध करेंगे। जय हिंद, जय भारत।